नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार मध्य प्रदेश के काला पीपल तहसील से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जहां जा रहे हैं वो एक बेहतरीन पोल्ट्री फार्म है। वहां कड़कनाथ जो पक्षी होते हैं उनको पाला जाता है। जो कड़कनाथ पक्षी है वो मूल रूप से तो झाबुआ की ब्रीड है, लेकिन हमारे शाजापुर जिले में इसकी जो शुरुआत की गई है एक बेहतरीन पशुपालक है और ये ग्राम नांदनी में ये जो पोल्ट्री फार्म है ये मौजूद है। और हम ये देखिए जंगलों के बीच से उनके घर जा रहे हैं और अब वो हमको मिलने वाले हैं। हम उस पोल्ट्री फार्म पे पहुंचने वाले हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे। हम आए हैं एक बेहतरीन पोल्ट्री फार्म पे। पोल्ट्री फार्म का नाम है हलधर पोल्ट्री फार्म। कड़कनाथ का ये पोल्ट्री फार्म है। हम यहाँ आए हुए हैं और यहाँ हमारे लिए मौजूद हैं कृष्णपाल जी। कैसे हैं कृष्णपाल जी आप? बढ़िया है, एक नंबर, बेहतरीन। ये देखिए, ये हमारे डॉक्टर साहब सौरभ राजपूत जी हैं। ये कृष्णपाल, आप हमारे फार्म पे आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इनके बेटे हैं दिखपाल जी, भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज ये फार्म जो है यहाँ विजिट की बहुत दिनों से इच्छा थी हमारी। आज ऐसा संयोग लगा है, नांदनी में मैं एक ऑपरेशन करने के लिए आया था और हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि सर जो फार्म है वो बहुत अच्छा बन चुका है और वहाँ हमें आना चाहिए। बड़ी मनसा थी पिछले 1 वर्ष से कि कभी आऊँगा। मैं 2 साल पहले यहाँ आया था, बहुत छोटे रूप में ये मौजूद था और आज इसकी व्यापकता डॉक्टर साहब के द्वारा मुझे बताई गई है। और इन दोनों लोगों के मूर्त रूप से, इन दोनों लोगों के प्रयासों से आज हम एक बेहतरीन जो पोल्ट्री फार्म है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे और अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन हैचरी यूनिट और कड़कनाथ का जो पोल्ट्री फार्म है वहां विजिट के लिए आए हैं। ये नांदनी शहर काला पीपल तहसील में मौजूद है। यहाँ पर एक बेहतरीन कड़कनाथ का जो फार्म है वो खोला गया है और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम पूरे फार्म का विजिट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक गांव में एक किसान एक शुरुआत के 2 बर्ड से लेके 100 बर्ड, 1000 बर्ड पे कैसे पहुंच सकता है। इनकी जो शुरुआत थी वो 10 पक्षियों से शुरुआत थी, 10 कड़कनाथ लेके आए थे, लेकिन आज जो इनका फार्म बन चुका है ये देखने लायक हो चुका है। यहाँ आके इतनी शांति की अनुभूति होती है। आसपास बेहतरीन जंगल है, हरियाली है और उसके बीच में एक स्वर्ग बसा हुआ है। इसी स्वर्ग में मौजूद है एक कड़कनाथ का फार्म, कड़कनाथ मुर्गिया। ये जो फार्म है, ये जो किया गया है, इसमें किन किन की भूमिका है ये आज हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है जो कृषक हैं जिनका ये फार्म है, वो है माननीय गोपाल सिंह जी राजपूत जी है। ये इनकी ये जगह है, यहाँ बनाया गया है। हमारे डॉक्टर साहब का इसमें मार्गदर्शन है और हमारे जो इनके बेटे हैं कृष्णपाल जी पूरी तरह से चीजें यही देखते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पूछते हैं, कृष्णपाल जी आप ये बताइए कि जब पहले शुरुआत जब आपने की है इसकी, तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि मैं क्यों ना मुर्गी का फार्म खोलूं? मेरे दिमाग में तो आइडिया कुछ नहीं आया। सर के साथ सर के पास जाके बैठते थे तो पहले हमारा प्लान था बकरी का, तो सर ने मना करी कि अपन कड़कनाथ पालते हैं। तो जैसे ही सर ने बोला तो मैंने घर पे बात करी, या मैंने दिमाग में मेरे विचार आया कि मुर्गियां मतलब एक छोटा सा धंधा, एक मतलब समाज में जिसके प्रति एक हीन सोच रहती है। तो उस चक्कर में फिर सर ने मेरे को समझाया, गाइडेंस दी कि ये आने वाले समय में बहुत ऊंचाई पे जाने वाला सिस्टम है और ये क्या है, मरीजों और मतलब प्रोटीन की इसमें भरपूर रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए इसका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, जो मुर्गियां है सामान्य तौर पर जो पाली जाती है, क्योंकि जो कड़कनाथ मुर्गियां हैं ये तो है, लेकिन शाजापुर जिले के नांदनी गांव में जो कड़कनाथ की योजना आई, डॉक्टर साहब क्या आपके दिमाग में रहा कि आपने यहाँ कड़कनाथ का सोचा? सही, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरे दिमाग में क्या था, मैंने पिछले 3 वर्ष गवर्नमेंट जॉब में आने से 3 साल पहले मैंने पोल्ट्री सेक्टर में काम किया है। तो पोल्ट्री का मुझे अनुभव था कुछ जी आए। तो उसके बाद में इन्होंने मेरे से बोला कि मुझे सर बकरी फार्मिंग करनी है, बकरी पालनी है।
तो मैंने कहा कि बकरी पालन से अच्छा भी एक मेरे पास जिसका मुझे अनुभव भी है और मैंने जिसमें काम भी किया है और मेरा इंटरेस्ट भी है, तो ये बकरी पालन से भी अच्छा व्यवसाय हो सकता है। तो इसलिए फिर मैंने इनको एक कड़कनाथ के बारे में समझाया कि अपन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पूरी प्रक्रिया इनको समझाई। फिर एक दिन मुझे एक फार्म विजिट करने जाना था कड़कनाथ का। वहां पर कुछ बीमारी आई हुई थी जिसके लिए मुझे विजिट करने जाना था। तो मैंने कृष्णपाल को बुलाया और कृष्णपाल से बोला कि चलो अपन फार्म विजिट करके आते हैं। तो कृष्णपाल जी को मैं लेके गया साथ में और इनको फार्म विजिट करवाया। इनको बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा, वहां पे जाके बहुत पसंद आया। तो एक कड़कनाथ का मुर्गा भी वहां से लेके आए, 20 अंडे भी लेके आए। फिर आके इन्होंने यहाँ पे अंडे खाए और जब कड़कनाथ को देखा तो इनके मन में विचार आया कि नहीं हम कर सकते हैं। फिर मैंने इनको कहीं से पहले 10 चिक्स दिलवाए, 10 चूजे दिलवाए। तो उनसे इन्होंने बड़ा किया और थोड़ा पाला। उसके बाद में फिर 2019 में 3 मार्च 2019 में हमने पहला लॉट 500 बच्चे का बुक किया झाबुआ से, केवी के झाबुआ से, और झाबुआ से हम 500 बच्चे यहाँ लेके आए। तो मार्च 2020 में हम पहला कड़कनाथ का चिक्स जो कि केवी के झाबुआ से हमने बुक किया था, तो कड़कनाथ चिक 500 चिक हम यहाँ लेके आए। उसके बाद में जब लेके आए तो रात को कृष्णपाल ले आया था। कृष्णपाल को सारी चीजें कृष्णपाल जी को सारी चीजें मैंने समझा दी थी, लेकिन उसके बाद भी रात को कुछ मोर्टेलिटी हुई। सुबह जब मैं आया तो मुझे ये तुरंत मेरे पास आए और बोले सर वो मोर्टेलिटी हो गई, चलिए आप देखिए थोड़ा सा। फिर हमने आके यहाँ पे देखा, फिर उनकी व्यवस्थाएं हमने ठीक की। उसके बाद में सारी चीजें बढ़िया स्मूथ चलती रही और 500 से आज हम यहाँ पहुंच गए हैं। इसके बाद में फिर हमने क्या है, जब अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NLM योजना चालू हुई, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन इसको बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत ये योजना चालू हुई। इसमें 4 प्रकार की योजनाएं रहती हैं जनरली: बकरी पालन और मुर्गी पालन, सूकर पालन और चारा उत्पादन। तो हमारे लिए सबसे अच्छी इसमें मुर्गी पालन थी। तो इस योजना के तहत इसमें लगभग 50% की सब्सिडी है। तो 50% की सब्सिडी का भी हमने इसमें उपयोग किया और आवेदन किया और आज हम इसमें सब्सिडी ले चुकी हैं और सफल हुए। देखिए दोस्तों, 10 चूजों से शुरुआत करके यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। कृष्णपाल जी एक बेहतरीन कृषक है, खेती बाड़ी बड़े अच्छे से करते हैं और साथ में उनने सोचा कि क्यों ना आजीविका का और स्रोत बनाया जाए। इस दिशा में इनने प्रयास किया है, 10 बच्चे लाए हैं और शायद जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो शुरुआत के बच्चे हैं उनमें मोर्टेलिटी हो गई है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि शाम को वो जीवित थे और सुबह हमें नहीं मिले। अच्छा, जब आपने पहली बार 10 बच्चे देखे और उनमें से एक ही रात में कुछ मोर्टेलिटी हो गई है, तब आपके दिमाग में क्या इंप्रेशन था और उसके बाद आपने साहस कैसे किया कि हाँ मैं मुर्गी पालूंगा? सबसे पहले जैसे ही 10 बच्चे आए तो जानकारी सर ने बता दी थी, पर क्या है सही जानकारी नहीं होने, मतलब अभाव में कुछ चीजें मतलब वहाँ उपलब्ध नहीं थी, तो उसमें मोर्टेलिटी हो गई। तो अपन घबरा गए कि ऐसा तो नहीं है कुछ गलत निर्णय ले लिया अपन ने। तो फिर जैसे सर के संपर्क में आए, सर ने कहा कि वो शुरुआत में ऐसे चलता रहता है, कोई इशू नहीं है, आप आगे बढ़ो, देखेंगे जो होगा। मतलब डॉक्टर साहब जो है उनके प्रति आपका जो विश्वास है वो बड़ा अगाध है और उसमें आपको ये पूरा यकीन था कि अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो कर देंगे। हाँ, ऐसे पूरा विचार था और सर के गाइडेंस में भी पूरा मार्गदर्शन में चला। बेहतरीन। जीवन में कभी हम कोई चीज शुरू करते हैं और एक हमें मार्गदर्शक मिलता है तो उसका एक बड़ा महत्व होता है। और चूंकि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया है, आज हम दोनों ही भाई मित्र हैं, भाई हैं, बड़े छोटे भाई हैं। हम लोग दोनों शासकीय सेवा में, मैं पशु चिकित्सालय तिलावत में बैठता हूँ, डॉक्टर साहब नांदरी में, यही इसी गांव में बैठते हैं और इनके द्वारा यहाँ फील्ड में निरंतर लोगों के ऐसा किया जा रहा है कि जहाँ मुर्गी पालन, बकरी पालन एक हब बन जाए। हम लोग ये सोच रहे हैं कि पूरा जो शाजापुर जिला है ये मुर्गी पालन और जो बकरी पालन है इसमें एक हब बने, बाहर के प्रदेशों से लोग यहाँ आ जाए, हमारी तो ऐसी मंशा है और उस दिशा में हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जब हम बहुत मेहनत से प्रयास करते हैं तो ईश्वर हमारा सहयोग करता है, इस तरह के पशुपालक हमारे पास भेज के। इस तरह के जो लोग हैं ये ईश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं और वो कहते हैं कि आप मिलके कुछ ना कुछ कीजिए और सकारात्मक जो परिणाम होगा वो हम आपके बीच में पैदा करेंगे, वो लेके आएंगे। अब हम जो आगे देखने वाले हैं
वो देखने वाले हैं कि ये जो फार्म है इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं इनने की है, किस तरह से ये फार्म बना हुआ है और किस तरह से इसका मैनेजमेंट है। अच्छा दादा, जब आपके जो बेटे हैं वो आपके पास इस योजना को लेकर आए तो आपका किस तरह का एक मनोभाव और प्रत्युत्तर था उस समय? वो जैसे ही पुत्र ने बताया कि बाबूजी अपने को एक कड़कनाथ फार्म खोलना है, तो मैंने कहा कि यार अपन समाज राजपूत हैं और यहाँ कोई भी आएगा खरीदने आएगा अच्छा नहीं लगेगा, अपने बड़े घर में ऐसे बहुत सारे लोग आए तो मैंने तो साफ मना कर दिया कि सामाजिक रूप से ये धंधा अपने को समाज में जो है नीचा दिखा सकता है, इसलिए अपन नहीं करेंगे। देखिए साफ मना कर दिया। देखिए दोस्तों, समाज हमें आगे भी ले जाता है और कभी कभी शायद हम समाज ऐसा चाहता भी नहीं है, लेकिन एक दबाव में रहते हैं कि हमारा समाज क्या कहेगा। अच्छा बाबूजी, आप ये बताइए कि जब शुरुआत में आपकी जो सोच थी और आज आप जब आपने ये पोल्ट्री फार्म खोल लिया है तो भी सामाजिक लोग यहाँ आते हैं, तो क्या उनके व्यवहार में आपको 1% भी ऐसा लगता है कि आपने कोई छोटा काम किया है? ये तो मैं बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब मैंने ये पूरा फार्म भरने के बाद इसको सोशल मीडिया पे डाला तो हमारे समाज के राजस्थान से लाके बड़े बड़े जमींदार जागीरदारों के फोन आए और उन्होंने इसकी जानकारी ली कि हमें भी करना है और ये काम बड़ा अद्भुत आपने कहाँ से कराया। तो वो लोग यहाँ कई विजिट करके भी गए और इससे मतलब मेरे हिसाब से तो हमारा खुद का नाम राजस्थान और मध्य प्रदेश में रोशन होगा। ये बड़े गर्व की बात है। देखिए दोस्तों, कई बार समाज को लेकर हम खुद सोचते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी हम कोई बेहतरीन काम करते हैं तो पूरा समाज हमारे साथ खड़ा रहता है। समाज और जो हमारे आसपास के लोग हैं ये हमें धनात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए हैं। ये कभी भी आपको पीछे ले जाने का नहीं सोचते हैं। ये जो हम सोचते हैं ना कि लोग कैसे सोचेंगे या किस तरह से सोचेंगे, ये अपनी सोच होती है। समाज जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। और आपने अभी देखा है कि पहले ये जो सोचते थे कि सामाजिक जो प्रतिबद्धता है या सामाजिक जो एक मर्यादा है उसके अनुरूप ये धंधा नहीं हो सकता है, लेकिन जब इनने कठोरता के साथ निर्णय लिया, अपने परिवार में बातचीत करके जब इन्हें निर्णय लिया और आज जब पलट के देखते हैं आपने देखा है कि 2019 से इन्हें शुरू की है, आज 2023 4 से 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में जो इनने सीढ़ी दर सीढ़ी इसको यहाँ ले गया है, अभी तो पूरा विस्तार बाकी है। ईश्वर ने मदद की तो ये बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। लेकिन अब जब ये पलट के उसी समाज को देखते हैं तो सामाजिक लोग एक भी ऐसा कहने वाला नहीं है कि आपने कोई छोटा काम किया है। समाज तो इनको प्रेरणा मानकर खुद भी कुछ इस तरह का काम करने का सोचता है। तो दोस्तों ये हम कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे फार्म विजिट की ओर। चलिए दादा, अब हम चलते हैं। फार्म किधर है अपना, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, आते रहो। ये सबसे पहले मतलब राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो प्रोजेक्ट बना है उसका है, उसमें जो एक ऑफिस है, ये उसका पहला ऑफिस है जिसमें सारा सिस्टम रहेगा। लेखा जोखा का जो भी कार्य है, हैचरी यूनिट से संबंधित पूरा लेखा जोखा। और ये स्टोरेज रूम है, इसमें ये मक्का है। आपके पास ये एक छोटी चक्की पहले से मौजूद थी, तो ये क्या योजना का हिस्सा था या आपको लगा कि अब मुझे बड़ी चाहिए? ये योजना का हिस्सा भी है, उसमें एक चक्की चाहिए, इनके पास मौजूद भी थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब जब बड़ा हमको दाना चाहिए तो ये जो फीड है ना, ये कहीं कोई से ये लेकर नहीं आते हैं जिसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक मिले हो या इस तरह की चीजें हो। ये जो फीड जो अपने कड़कनाथ मुर्गियों को खिलाते हैं वो भी घर पे ही बनाया जाता है, घर पे ही तैयार किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल हम जब देख रहे हैं कि ब्रॉयलर की जो फार्म है उनमें भयंकर दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है। जब उन एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है और उन अंडों को या उन मुर्गों को हमारे द्वारा उपभोग किया जाता है तो वही एंटीबायोटिक हमारे शरीर में पहुंचते हैं। इसलिए तो यहाँ जब आप आएंगे तो आप ये देखेंगे कि इनका जो तरीका है शुद्ध देसी तरीका है, जो गांव में या जहां ये मूल रूप से ब्रीड पाई जाती है उसी रूप में इसको पालने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर साहब और आपको बताएंगे थोड़ा सा इस मामले में कि इनने किस तरह से इसकी प्रेरणा दी है और किस तरह से ये किया जा रहा है। जैसे कि सर ने बात की कि एंटीबायोटिक फ्री की, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल देसी पद्धति से इसको पाल रहे हैं। खुद का यहाँ पे अनाज पैदा करते हैं, अधिकतर कोशिश करते हैं कि सीजन में मक्का लगाई जाए, सोयाबीन लगाई जाए
और जो भी जरूरत की चीजें हैं जो उनको हम यहाँ पे उगा सकते हैं वो उगाते हैं। और इसी प्रारूप में मक्का यहाँ पे अवेलेबल है। इसको अभी ग्रेडिंग करके मक्के को साफ किया जाता है। उसके बाद में दवाइयों की बात करें तो शायद मुझे नहीं लगता कि आज तक इस फार्म पे जब से खुला है कि 5,000 की भी दवाई लगी होगी। हाँ, वैक्सीन को अलग कर दिया जाए तो 5,000 की भी दवाई आज दिनांक तक नहीं लगी। बहुत बढ़िया। वैक्सीनेशन एक शेड्यूल होता है, कोई बीमारी आए उसके पहले ही उसको वैक्सीन या टीका लगा दिया जाए तो वो बीमारी होती ही नहीं है। यहाँ जो फार्म है इसमें जो मूल ध्यान दिया जा रहा है डॉक्टर साहब के द्वारा और हमारे जो कृष्णपाल जी है इनके द्वारा, वो इनका कहना है कि सर मैं यहाँ पर दवाई कम से कम उपयोग करूंगा। देखिए, कोई इमरजेंसी आ गई है तो उसमें दवाई उपयोग करना कोई गलत नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से केवल बच्चों को बड़ा कर दिया जाए जल्दी से जल्दी, इस लालच में यहाँ दवाइयों का प्रयोग अभी तक नहीं किया जा रहा है। मैं खुद देख चुका हूं और यहाँ जो इनकी सोच है ये बड़ी अच्छी सोच है फिलहाल तो, और ये आगे भी इसको जारी रखेंगे। जिस तरह के ये व्यक्ति हैं मैं समझ पा रहा हूं कि ये एक बेहतरीन पशुपालक होने के साथ एक अब पोल्ट्री फार्म के बेहतरीन मालिक होने वाले हैं और अपने लोगों को एक बेहतरीन जो उत्पाद है वो देने वाले हैं। अब ये हमारा जो स्टोर रूम हो गया है, यहाँ पर दाना पानी बनता है और अब आगे की जो योजना है हमारे कृष्णपाल जी हमको वहां अब आगे बताएंगे। ये योजनाओं का पोस्टर लिखा हुआ है कि किस योजना के तहत लिया गया है, इसमें किससे का लोन हुआ है और इसमें लोन अमाउंट है, ये हेचरी यूनिट है उसके बारे में लिखा गया है। और एक चीज मिस है इसमें थोड़ी सी, हमारे डॉक्टर साहब का नाम भी यहाँ हमारे कृष्णपाल जी ने बोला था उस दिन कि डॉक्टर साहब के बिना ये प्रोजेक्ट शायद संभव ही नहीं हो सकता, बैंक के माध्यम के बिना भी ये संभव नहीं हो सकता है। और ये बड़ा साधुवाद दे रहे हैं दोनों लोगों को और बैंक का नाम भी इन्होंने यहाँ लिखवाया है। और ये चाह भी रहे थे कि डॉक्टर साहब का नाम लिखे, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब थोड़ा सा रिजर्व किस्म के व्यक्ति है, ये चाह नहीं रहे थे, लेकिन अब हमने इनसे रिक्वेस्ट की है और कृष्णपाल जी की जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है, तो वो भी यहाँ पे थोड़े दिनों में हो जाएगा। और ये जो है ये इस तरह की इसकी योजना है, ये हमारा पूरा बिल्डिंग है इस योजना की जो बनाई गई है। और अब हम अंदर जाएंगे, हमने फीड सेक्शन पूरा देख लिया है, अब हम अंदर चलेंगे। ये एक बेहतरीन चीज है, ये है डिसइंफेक्टेंट। यहाँ जब भी हम पोल्ट्री फार्म में प्रवेश करते हैं तो इसका बड़ा महत्व है। हम बाहर से आते हैं, हमारे जो जूते हैं जो हमारे पैरों हैं इसमें इन्फेक्शन पहुंचने की संभावना रहती है, उसको इस जल के माध्यम से इस दवा के माध्यम से खत्म किया जाता है। अब जब हम इसमें अपने पैर डुबो लेंगे तो हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएगी और उसके बाद अब हम अपनी योजना में अंदर आएंगे। ये पूरा हेचरी रूम है जहाँ बच्चे का उत्पादन होगा। ये अभी ये क्या क्या है कैसे बताओ? ये हैचरी मशीन है। अब इसमें 2 कंपार्टमेंट है। एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है, इसमें अंडा रखा जाता है, इसको सेटर बोलते हैं या इंक्यूबेटर। तो इसमें 18 दिन के लिए पहले अंडा रखा जाता है, उसके बाद में 18 दिन बाद अंडे को निकाल के कैंडलिंग की जाती है। ये डार्क रूम बनाइए इसी में, ये तो पार्टीशन करके इसके बाद कैंडलिंग की जाएगी। कैंडलिंग करने के बाद में 18 दिन के बाद 3 दिन के लिए अंडा इनमें शिफ्ट कर देते हैं, इसको हैचर बोलते हैं। तो इसमें 3 दिन अंडा रहता है और 3 दिन बाद इसमें अंडे से बच्चे। देखो दोस्तों, ये जो हैचरी यूनिट है ये बगल में पहले इनके पुराने मकान में थी, वहां मैंने संचालित होते हुए करीब 1 साल पहले देखी है। अब ये परसों ही इधर शिफ्ट की है, इसलिए ये अभी तक नॉन फंक्शनल है। 1-2 दिन में ये चालू हो जाएगी और इसमें हैचिंग वाली जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। ये जैसे बताया है ये हैचरी यूनिट, ये देखिए ये जो प्लेटें हैं ये अपने आप ऐसे होती रहती है। ये ऐसा करना आवश्यक क्यों है? ये ऐसा करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसमें अंडे रख दिए जाते हैं। अगर अंडे को एक ही जगह रख दिया गया है और इस मशीन के बिना रह गया तो वो जो अंडा है उसके जो अंदर बच्चा है वो जो अंडे की दीवार है उससे चिपक के खराब हो जाएगा।
उसकी मृत्यु होने की संभावना है। तो ये जो प्लेट है ये इसमें अंदर रह के ये इस तरह से, जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये इस तरह से 24 घंटे ऐसे होती रहती है। अच्छा, कितने दिनों के लिए अपन इस चीज में रखते हैं इसको? इसमें जो रोटेशन होता है ऐसे और ऐसे, ये 2 प्रकार का रोटेशन होता है। इसमें सेट करते हैं कि कितने टाइम में ये रोटेशन होगा। तो जनरली आधे घंटे का सेट करते हैं, आधे घंटे में एक रोटेशन होता है ऐसे, फिर दूसरे आधे घंटे में एक रोटेशन होगा ऐसे होता है। तो इससे जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होती है वो नहीं, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। अब जो हम देखने जा रहे हैं, ये जो पक्षी होता है वो उसकी जो चोंच है उसको काटने की मशीन है। ये देखिए डॉक्टर साहब, अब हमको ये बताएंगे कि ये मशीन का उपयोग क्यों किया जा रहा है, एक्चुअल में उसकी चोंच काटने की आवश्यकता पड़ी क्यों रही है? एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चे रहते हैं तो बच्चों की जो चोंच रहती है वो साथ हो जाती है, तो इससे वो एक दूसरे को चोंच मारते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर चोंच साथ रहती है तो उसका बैलेंस सही नहीं बन पाता, वो फीड भी नहीं उठा पाता है। इस कारण से 11वें दिन पे उसकी टचिंग की जाती है। टचिंग मतलब बस ओनली उसकी जो चोंच रहती है इसमें अपन टच कर देते हैं, हल्का सा उसको घिस देते हैं, जिससे जो साफ और कॉर्नर बनना होता है वो नहीं बनता। और 11 वीक पे उसकी ये एक रॉड है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये रॉड बिल्कुल रेड हो जाती है, लाल। उसके बाद यहाँ पे चोंच रख के इसको नीचे से ऐसे दबा दी जाता है तो वो चोंच कट जाती है। वो जितनी आवश्यकता होती है ओनली उतनी काट। ये एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, हर कोई इस काम को नहीं कर सकता। तो अच्छा, अभी चोंच काटने के लिए क्या प्रयास आप कर रहे हैं? हाँ, नहीं करता। ये देखिए, जो हमारे कृषक बंधु हैं जो ये फार्म चला रहे हैं, ये अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये जो चोंच है उसको बड़ी बारीकी से काटते हैं। अच्छा कृष्णपाल जी, आप ये बताइए, आप इसको जब प्रयोग में लाते हैं अब आपको भय नहीं लगता कि कुछ? नहीं लगता बिल्कुल। मतलब आप बिल्कुल इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं? हाँ, एक्सपर्ट, कोई दिक्कत नहीं, अब तो नॉर्मल रूटीन में आ गई है। अच्छा, ये बताइए, एक घंटे में आप कितनी जो पक्षी है उनकी गिनती करते हैं इससे? 1 घंटे में कम से कम 300। 1 घंटे में 300 जो पक्षी होते हैं उनकी डीब्रीथिंग, मतलब चोंच को कुचला जाता है, चोंच को आगे से थोड़ा सा घिसा जाता है, पूरी चोंच कभी नहीं काटी जाती है। पशु क्रूरता का इसमें बहुत ध्यान रखा जाता है, ये बहुत सावधानी से काम किया जाता है और उसकी जो चोंच है उसको आगे से हल्की सी काटी जाती है। काटने का कारण भी है ना, जब बड़े जो पक्षी है वो एक ही कटघरे में एक ही जगह पे सारे रहेंगे और उनकी जो चोंच है अगर वो पेनी रही तो वो आपस में एक दूसरे को चोंच मारेंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये देखिए, ये जनरेटर है जो लाइट के काम में आ रहा है। जब अब देखिए जादू, यहां से हमारा जो मेन जो सेट है जहां हमारे बच्चे पल बढ़ रहे हैं वो शुरू हो रहा है। ये देखिए, ये जो चूजे हैं ये अब डॉक्टर साहब बताएंगे कितने दिनों के हैं और क्या प्रक्रिया है, क्योंकि जो मुर्गी पालन है उसमें इनकी महारत हासिल है। तो बताइए डॉक्टर साहब। इसकी ये ब्रूडिंग कर रहे हैं, इनकी लगभग ये 14 से 15 दिन के हैं और इनकी ब्रूडिंग की जा रही है। और ब्रूडिंग में विशेष टेम्परेचर का ध्यान रखा जा रहा है, टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है और साथ ही साथ इनको आप देख रहे हैं कि फीडर और ड्रिंकर लगे हुए हैं, पर्याप्त इनको दाना और पानी समय पे उपलब्ध कराया जा रहा है। ये देखिए क्या बेहतरीन पक्षी होता है कड़कनाथ। ये उनके बच्चे हैं। ये कितने दिनों के हैं डॉक्टर साहब? सर 14 से 15 दिन। ये 14 से 15 दिनों के जो बच्चे हैं। कृष्णपाल जी ये देखिए, ये जो इनको पाल रहे हैं, जो इस सेट के पूरे मालिक हैं, उनके द्वारा ये पाले जा रहे हैं और ये अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, उनके बीच में ही काफी समय अपना गुजारते हैं। ये देखिए, इनको आते देखकर ये खुश हो चुके हैं। और कृष्णपाल जी ये कितने दिन पहले आप लेके आए हैं? ये इनको 15 दिन के हो गए। ये 15 दिन पहले अपन लेके आए हैं। कितने दिनों के थे जब अपन ये लेके आए? 1 दिन के बच्चे। ये देखिए, 1 दिन पुराना जो बच्चा होता है उसको लाया जाता है और माँ से अलग करके माँ के रूप में जो पालने वाला होता है वो इनकी देखभाल करता है। और ये देखिए, अच्छा कृष्णपाल जी ये बताइए कि क्या इस बार कोई जो बच्चा है उसमें मृत्यु दर आई है? वो तो 2 से 3% तो रहती है।
ये देखिए बिल्कुल सामान्य, जो लाने में डैमेज हो गए 1-2% की जो मृत्यु दर है उससे अधिक नहीं होती है। इसका मतलब है कि जो हमारे कृषक हैं, जो हमारे इनके ओनर हैं, ये अब इन मुर्गियों को पालने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, कहीं कोई इनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ये देखिए बेहतरीन बेहतरीन बच्चे। ये उजाला किया जाता है और उजाले के साथ इसका जो मकसद होता है वो होता है कि गर्मी, जो मुर्गी की जो बर्ड होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनको गर्मी की बड़ी आवश्यकता होती है। ठंड अपने आप में एक बहुत बड़ा कारक होता है इनकी मृत्यु का। ये देखिए ये हीटर भी लगाया गया है, हीटर भी लगाए गए हैं, इस तरह से इनको गर्मी पहुंचाई जाती है और ये बड़े स्वस्थ रहते हैं। अब हम देखेंगे दूसरे बड़े जो पक्षी हैं उनके बारे में। ये देखिए ये पूरा केज सिस्टम है, यहाँ जालियों के माध्यम से लिया गया है। ये दिक्पाल जी हैं, ये कृष्णपाल जी के बेटे हैं और ये बड़े अच्छे हैं, इनकी भी बड़ी रुचि जाग रही है पशुपालन में, पढ़ाई करने में भी बेहतरीन है और उम्मीद करते हैं बेहतरीन पढ़ाई करें, अपने जीवन में बहुत अच्छा काम करें। ये देखिए ये कृष्णपाल जी, ये जो पक्षी हैं ये कड़कनाथ तो नजर नहीं आ रहे हैं, ये असील क्रॉस बच्चे हैं। ये भी एक देसी मुर्गी का ही प्रकार है, जो हमारे देश की ही प्रजाति है। अब इनको यहां पर पाला जा रहा है और ये देखिए कड़कनाथ के साथ असील इनके फार्म में मौजूद है। जिस व्यक्ति की जैसी मंशा होती है उस प्रकार से उसको उत्पाद जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये देखिए एक और चीज जो इनके यहां पाली जा रही है वो ये है, आप जानिए ये क्या पक्षी है। ये इनमें ये मुर्गे जो है ये घुस आए हैं कुछ, लेकिन ये जो सेट है ये है बटेरों का। ये जो एरिया है यहाँ बटेर पाली नहीं जाती है, ये जो एरिया है ये ब्रूडिंग एरिया है। इसमें जब बिल्कुल छोटा बच्चा जो बटेर का आता है उसको यहाँ रखा जाता है कुछ दिनों के लिए, 7 से 15 दिनों की जो ब्रूडिंग है वो यहाँ पे की जाती है। ये देखिए ये पक्षी है, ये बड़े अच्छे पक्षी हैं। ये देखिए ये छोटे जो बच्चे हैं ये असील के जो बर्ड है ये भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, बड़े अच्छे रूप में उपलब्ध हैं। ये जो है ये इनका पानी की व्यवस्था की गई है और भोजन की व्यवस्था की गई है। आगे का वीडियो भाग 2 में देखेंगे।